इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हेड फती बिरोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहे क्राइसिस को ऑयल मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सप्लाई क्राइसिस बता रहे हैं। दुनिया के ऐसे देश जो लगभग पूरी तरह क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर निर्भर हैं, उनके लिए एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन आज पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। अच्छी खबर ये है कि फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जाने का सिलसिला लगातार जारी है और शायद क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें इस बदलाव को और तेज़ कर दें। लेकिन ये बदलाव पूरी दुनिया के लिए एक जैसा नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहा क्राइसिस और हमारा करंट एनर्जी मिक्स एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लैश कर रहा है। इस क्राइसिस ने दो काम किए हैं, कुछ रीजन्स में कामयाब हुए और कुछ में नहीं। आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे, देखेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहा ये क्राइसिस दुनिया भर के एनर्जी मिक्स और एनर्जी ट्रांजिशन गोल्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है, साथ ही ये भी कि अलग अलग देश इस क्राइसिस को कैसे डील कर रहे हैं। द रेगुलर होस्ट देव इज़ ऑन अ मेडिकल लीव एंड विल बी बैक सून। इन द मीनवाइल मैं हूं आपका होस्ट श्रेष्ठ। आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़रोदा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं एनर्जी ट्रांजिशन के स्टार्टिंग पॉइंट यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस या एलएनजी की। कोल हमेशा से ही पावर जनरेशन का सबसे बड़ा सोर्स रहा है, जिस वजह से इससे दूर जाना हमारे लिए उतना आसान नहीं था। रिन्यूएबल एनर्जी के ग्रिड्स बनाने में सालों लग जाते हैं। तब तक हम क्या करते? यही एंट्री होती है एलएनजी की। ये भी एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का ही सोर्स है, बट ये कोल से काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। यानी जब तक सोलर और विंड एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता, तब तक एलएनजी का यूज़ करके हम एमिशंस पर कंट्रोल करने लगे। जापान ने स्ट्रैटेजी को सबसे ज़्यादा अपनाया है। 2011 के फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद उन्होंने अपने सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बंद कर दिए और अपने पावर सिस्टम को पूरी तरह से इंपोर्टेड एलएनजी पर टिका दिया। ताइवान और साउथ कोरिया ने भी यही किया और 2026 तक ये तीनों देश कुछ गिने चुने एलएनजी सप्लायर्स, खास करके कतार पर पूरी तरह से निर्भर हो गए थे। लेकिन 2026 के एक क्राइसिस ने कतार की एलएनजी सप्लाई को डिसरप्ट कर दिया, जिससे एलएनजी प्राइसेस आसमान छूने लगे। यानी ईस्ट एशियन देशों की एलएनजी वाली स्ट्रैटेजी अब बेकार साबित हो रही है। इन सब का ये नतीजा निकला कि ये सारे एशियन कंट्रीज अब फिर से कोल की तरफ रिवर्ट करने लगी हैं। जापान ने अपने पुराने कोल प्लांट से 1 साल के लिए ऑपरेटिंग रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया है। साउथ कोरिया ने भी अपने कोल पावर जनरेशन पर लगाया हुआ 80% कैप हटा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा कोल एक्सपोर्टर है, वो भी अब अपना कोल एक्सपोर्ट्स के बजाय डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए प्रिजर्व कर रहा है। यूरोप की प्रॉब्लम थोड़ी अलग है। रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन के चक्कर में कुछ यूरोपियन देशों ने तो कोल बेस्ड पावर जनरेशन को अपने सिस्टम से पूरी तरह हटा दिया था। 2022 के रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये सभी देश यूएस और कतार से भारी मात्रा में एलएनजी इंपोर्ट करने लगे। लेकिन 2026 आते आते यूरोप का गैस स्टॉकपाइल काफ़ी लो हो गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो टेम्परेरी है ना, वॉर जैसे ही ख़त्म होगा सब फिर से एलएनजी पर लौट आएंगे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता। कोल प्लांट्स इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते। इन्हें बेस लोड जनरेशन यानी एक मिनिमम कांस्टेंट पावर जनरेशन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। बार बार बंद चालू करने से इनमें थर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है, जिससे इनकी एफिशिएंसी घट जाती है और इनके ऑपरेटिंग कॉस्ट्स बढ़ जाते हैं। कोल प्लांट्स का लाइफ स्पैन 30 से 40 साल का होता है। आज इमरजेंसी में लिए गए गलत चॉइसेस हमारे फ्यूचर के रिसोर्सेज को स्ट्रेन कर सकते हैं। हालांकि भारत के एनर्जी ट्रांजिशन की कहानी काफ़ी अलग रही है। भारत में इंपोर्टेड एलएनजी कभी भी कोल या रिन्यूएबल सोर्सेज से सस्ता या रिलायबल नहीं रहा है और शायद इसी वजह से हमारा एनर्जी ट्रांजिशन सीधा कोल से रिन्यूएबल में हुआ है। और अब तो हम कोल गैसिफिकेशन पर भी अपना फोकस बढ़ा रहे हैं। इस प्रोसेस में हम कोल को गैसियस फॉर्म में चेंज करके नेचुरल गैस के सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ कर सकते हैं, कॉज ये कोल से कई गुना ज़्यादा साफ होता है। चलिए अब बात करते हैं एनर्जी ट्रांजिशन की असली मंजिल यानी क्लीन एनर्जी की। ईवी से शुरू करते हैं। मार्च 2026 में इलेक्ट्रिक कार रजिस्ट्रेशंस पिछले साल के मुकाबले 50% बढ़ गए थे। एनालिस्ट्स के हिसाब से पेट्रोल के बढ़ते दाम की वजह से लोगों को पेट्रोल कार्स ज़्यादा महंगे लगने लगे हैं। उनका मानना है कि अब वो दिन दूर नहीं जब ईवीज पेट्रोल कार से ज़्यादा बिकने लगेंगी। एम्बर की एक रिपोर्ट के हिसाब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस से पहले ही वियतनाम के टोटल कार सेल्स में ईवीज का शेयर 38% हो चुका था। यूरुग्वाय और इंडोनेशिया में ये नंबर 27 और 15% तक पहुंच गया था। चाइना में तो पिछले साल टोटल कार सेल्स का 50% ईवी सेल्स ही ऑक्यूपाई कर रहा था। वैसे तो टैक्स क्रेडिट्स और सब्सिडीज कंज्यूमर्स के ईवी में बढ़ते इंटरेस्ट का एक बड़ा रीज़न है, लेकिन जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ, वो देश जिनमें ईवीज को लेकर कोई क्रेडिट्स या सब्सिडीज नहीं रही हैं, वहाँ भी ईवी अडॉप्शन बढ़ गया है। जैसे यूएस को ही ले लो। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले साल ईवीज का टैक्स क्रेडिट रिमूव कर दिया था, जिससे अमेरिकन्स को ईवीज थोड़े महंगे पड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही पेट्रोल का रेट $4 पर गैलन पार किया,
सेकेंड हैंड मार्केट में ईवीज का सेल 12% ईयर ऑन ईयर बढ़ गया। चलिए अब सोलर एनर्जी की बात करते हैं। एम्बर के एनालिसिस के हिसाब से इस क्राइसिस से बहुत पहले ही सोलर पावर जनरेशन हर 3 साल में लगभग दुगनी हो रही थी। सोलर पावर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये एक टर्मिनल प्रोडक्ट है। देखो, गैस पावर स्टेशन को हर रोज फ्यूल चाहिए, लेकिन एक सोलर पैनल सालों तक बिना किसी भी ऑनगोइंग फ्यूल कॉस्ट के पावर बना देता है। यूरोप ने तो मार्च 2026 में इंपोर्टेड नेचुरल गैस के बजाय बैल्कनी और प्लग इन सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करके लगभग 100 मिलियन यूरोस की बचत कर ली है। वियतनाम में भी एक डेवलपर ने गवर्नमेंट से अपने प्लान्ड एलएनजी टर्मिनल को कैंसिल करके उसकी जगह सोलर और बैटरी प्रोजेक्ट बनाने की मांग की है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, सोलर अडॉप्शन की सबसे इंटरेस्टिंग कहानियां उन डेवलपिंग नेशन से आती हैं जहां लोगों ने इसे इकोनॉमिक डेस्पिरेशन की वजह से अडॉप्ट किया है। पाकिस्तान ने 2023 से अब तक चाइना से लगभग 41 गीगावाट के सोलर पैनल्स इंपोर्ट किए हैं। ये उनकी एग्जिस्टिंग पावर जनरेशन कैपेसिटी के बराबर है। श्रीलंका तो ऑलरेडी फ्यूल इंपोर्ट कॉस्ट्स की वजह से फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस झेल चुका है, इसलिए यहाँ भी तेज़ी से सोलर और बैटरी प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। लेबनान में तो ग्रिड पावर की रैशनिंग की जाती है। एज अ रिजल्ट यहाँ भी रूफटॉप सोलर का अडॉप्शन काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन सोलर पैनल्स भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहे इस क्राइसिस की वजह से दो मेजर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। पहला, सोलर पैनल्स में काफ़ी एल्यूमिनियम लगता है जिसे स्मेल्ट करने में बहुत एनर्जी चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि स्मेल्टिंग का प्रोसेस वहीं चीप होगा जहाँ एनर्जी चीप होगी, राइट? और एनर्जी सबसे ज़्यादा चीप कहाँ है? गल्फ में। गल्फ के एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स दुनिया के कुल प्रोडक्शन का करीब 9% हिस्सा संभालते हैं, और अब गैस शॉर्टेज की वजह से इस रीजन में एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग काफ़ी कम हो गई है। एज अ रिजल्ट एल्यूमिनियम प्राइसेस जो पहले से ही काफ़ी हाई थे, अब अपने 4 ईयर हाई लेवल्स को पार कर चुके हैं। और इस वजह से आज जब हमें सोलर पैनल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे लिए उन्हें बनाना काफ़ी महंगा हो गया है। दूसरा चैलेंज है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। लेबनान और पाकिस्तान जैसे देशों में सोलर पैनल ज़्यादातर अमीर नागरिक लगा रहे हैं। इन कंट्रीज़ का एक बड़ा हिस्सा अभी भी पावर के लिए ग्रिड्स पर ही निर्भर है, जिससे इन पर हॉर्मुज क्राइसिस का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। चलिए अब न्यूक्लियर एनर्जी को भी देख लेते हैं। इस क्राइसिस ने उन कंट्रीज़ को भी नए न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया जिन्होंने कसम खाई थी कि वो कभी न्यूक्लियर एनर्जी अडॉप्ट नहीं करेंगे। ताइवान ने 2016 में न्यूक्लियर फ्री होमलैंड का वादा किया था और पिछले साल अपना आखिरी न्यूक्लियर प्लांट भी बंद कर दिया था, लेकिन अब वो 2 बंद रिएक्टर्स फिर से शुरू करने पर विचार करने लगा है। जापान ने भी कुछ रिएक्टर्स वापस चालू किए हैं। पूरे एशिया में न्यूक्लियर एनर्जी की इमेज अब बदल रही है। आखिर यही एक अकेला सोर्स ऑफ पावर है जो कि ना इंपोर्टेड फ्यूल पर डिपेंडेंट है, ना ही धूप या छांव की अवेलेबिलिटी पर। अब क्लीन एनर्जी सोर्सेज की बात हो और चाइना का नाम हमारे दिमाग में ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की सप्लाई चेन्स लगभग पूरी तरह चाइनीज फैक्ट्री से होकर गुजरती हैं। आफ्टर ऑल, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल प्रोड्यूसर और ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरर है। और सिर्फ आउटपुट ही नहीं, चाइना इन दोनों में लगने वाले इनपुट यानी रेयर अर्थ मटेरियल्स की सप्लाई भी कंट्रोल करता है। देखा जाए तो एक तरह से सारे देश गल्फ की क्रूड ऑयल डिपेंडेंस से चाइना मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ईवीज में ये प्रॉब्लम ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। दुनिया ना सिर्फ ईवीज बल्कि बैटरीज और लिथियम भी चाइना से ही इंपोर्ट कर रहा है। अब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सोलर में हम चाइना पर उतना डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। एक बार आप सोलर पैनल खरीद लेते हैं तो फिर आप खुद ही प्रोडक्शन कर सकते हैं। चाइना का लेवरेज तो इस समय खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, जियोपॉलिटिकल लेवरेज सिर्फ फ्यूल सप्लाई तक सीमित नहीं रहती। इस पूरे क्राइसिस में चाइना शायद दुनिया के सबसे एनर्जी सिक्योर देशों में से एक रहा है। आईईए के मुताबिक पिछले साल तो चाइना के ईवी फ्लीट ने ही सऊदी अरेबिया से इंपोर्टेड ऑयल के बराबर ऑयल रिक्वायरमेंट सिस्टम को डिस्प्लेस किया है। चाइनीज़ पावर ग्रिड ज़्यादातर कोल और रिन्यूएबल एनर्जी पर चलती है, जिस वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइस शॉक्स का इन पर कुछ खास असर नहीं पड़ता। और तो और, चाइना के ऑयल इंपोर्ट्स किसी भी एक रीजन में कंसंट्रेटेड नहीं है। चाइना किसी एक सोर्स से 20% ज़्यादा ऑयल नहीं इंपोर्ट करता। एज ऑफ जनवरी 2026 इनके पास 1.2 बिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल का ऑनशोर स्टोरेज पड़ा है, जिससे वो अपने 108 दिन का इंपोर्ट रिक्वायरमेंट आराम से मीट कर सकते हैं। उसकी पावर ग्रिड मुख्यतः कोल और रिन्यूएबल से चलती है। हालांकि कोल अभी भी चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी की नींव है। इनका आधे से ज़्यादा पावर कोल से ही आता है। कितना स्ट्रेंज है ना ये। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरर भी है और सबसे बड़ा कोल कंज्यूमर भी। इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल शॉक 1974 में आया था, जब ओपेक नेशंस ने ऑयल प्राइस को बढ़ा दिया था। उस समय तक हमारी मास प्रोडक्शन इकॉनमी, जिनमें कार्स, प्लास्टिक्स और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स वगैरह आते थे, सबको इसी आशा पर खड़ा किया गया था कि हमें तेल सस्ते में मिलता रहेगा। इकोनॉमिक हिस्टोरियन कार्लोटा पेरेज ने इस क्राइसिस को स्टडी किया और इस नतीजे पे आए कि जब ऑयल महंगा होता है, सिर्फ तभी हम उसके नेक्स्ट चीपेस्ट ऑल्टरनेटिव खोजने में एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं।
इसी खोज में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सस्ते हो गए, जिससे आईटी सेक्टर का जन्म हो सका। सस्ता एनर्जी सोर्स खोजते खोजते एक नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही आ गया। क्या इस बार का ऑयल सप्लाई शॉक भी हमारे एनर्जी ट्रांजिशन का किकस्टार्ट बन जाएगा? साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जाए म्यूंग ने शायद इस पूरी स्थिति को सबसे सटीक शब्दों में कहा। राइट नाउ देयर इज अ chaos worldwide due to energy issues. Frankly, the situation is so serious that I cannot sleep. South Korea must swiftly transition to renewable energy. आपको क्या लगता है, क्या इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा? आगे आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हो, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।